आखिर इतने सिक्योर इलाके के अंदर इतना बड़ा घोटाला लगातार कैसे चलता रहा? आरोपियों ने कम से कम 70 बार चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उस ह्यूमन शील्ड के पीछे नोटों की गड्डियों को बड़ी आसानी से गायब किया जा रहा था। काउंटिंग के दौरान ये आरोपी बार बार वॉशरूम ब्रेक लेते थे और वहां जाकर अपने कपड़ों से कैश निकालकर उसे फ्लश टैंक्स के पीछे या एग्जॉस्ट फैन के बैंड्स में छिपा देते थे। ट्रस्ट के अधिकारियों की आंखें खुली और उन्हें समझ आ गया कि बाहर से सब ठीक दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी सेंध मार रहा है। लेकिन व्यवहारिक रूप से नोट गिनने से पहले ही कई अलग अलग पेटियों का कैश एक साथ मिक्स कर दिया जाता था, जिससे बाद में यह ट्रैक करना मुश्किल हो गया कि किस बॉक्स से कितना पैसा गायब हुआ। जब पुलिस की टीमों ने इसके घर पर रेड मारी तो वहां से 20.39 लाख का हार्ड कैश, 1121 अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी की कई कीमती आभूषण बरामद और इन चोरों को उस तिजोरी का एक्सेस दे दिया। अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम का मंदिर सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सदियों के लंबे इंतजार, करोड़ों लोगों की भक्ति के आंसुओं, गहरे विश्वास और प्रभु श्री राम के प्रति निश्चल प्रेम और पवित्र आस्था का सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर है। एक ऐसा पावन धाम जहां एक गरीब भक्त अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया जोड़कर भूखा रहकर सिर्फ भगवान के दर्शन की आस में यहाँ आता है। अब जरा सोचिए, उस अगाध श्रद्धा के सेंटर में आम जनता के लिए सिक्योरिटी इतनी टाइट, इतनी कठोर है कि एक आम भक्त को प्रभु के चरणों तक पहुँचने से पहले अपनी बेल्ट, वॉलेट, चश्मा और यहाँ तक कि अपनी जेब में रखे श्रद्धा के छोटे छोटे सिक्कों तक के लिए 3 बार बेहद स्ट्रिक्ट चेकिंग से होकर गुजरना पड़ता है। एक ऐसा अवैध सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया ताकि भगवान के इस खजाने पर कोई आंच ना आए। लेकिन इसी परम आस्था की छांव में, इसी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सिस्टम की आड़ में, अंदर के बंद कमरों में एक ऐसा गंभीर खेल चल रहा था जिसने पूरे देश की प्रशासनिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। आज हम बात करेंगे उसी इंटरनल स्कैम की जिसने पूरे मैनेजमेंट की सिक्योरिटी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यह कहानी शुरू होती है जून 2026 में, जब पूरे देश की नज़रें अयोध्या पर टिकी थी। ठीक उसी समय मंदिर के सबसे सिक्योर कमरे यानी पीएफसी बिल्डिंग के अंदर बने डोनेशन काउंटिंग रूम के भीतर एक बहुत बड़ा फ्रॉड अपनी जड़ें फैला रहा था। एक ऐसी जगह जहां 24 घंटे हाई डेफिनेशन कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं, वहां अंदर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने बड़े ही खामोशी से पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। ये कोई मामूली झपटमारी नहीं थी, बल्कि मंदिर के मैनेजमेंट की भारी लापरवाही और नियमों की अनदेखी का नतीजा था, जिसने देखते ही देखते 2 से 3 करोड़ के बड़े और सुनियोजित गबन का रूप ले लिया। आइए एक नॉर्मल सिटीजन की तरह देखते हैं कि आखिर इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में खामियां कहां थी और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या खुलासे हुए हैं और कैसे इन आरोपियों ने पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इस पूरे स्कैम को गहराई से समझने के लिए पहले हम उस संस्था को समझेंगे जो इस पूरे मंदिर का प्रबंधन करती है, यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आखिर यह संस्था कैसे बनी, इसका ढांचा क्या है और यह कैसे काम करती है, क्योंकि जब तक आप इसके सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आपको चोरों द्वारा लगाई गई सेंध की क्रोनोलॉजी समझ नहीं आएगी। इस ट्रस्ट की स्थापना 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक नवंबर 2019 के फैसले के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसका गठन किया। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया, जबकि इसका जो पूरा प्रशासनिक कार्यालय है अयोध्या से काम करता है। इस पूरे संगठन को चलाने के लिए 15 सदस्यीय का एक कोर बोर्ड बनाया गया, जिसमें 9 स्थायी और 6 नामांकित सदस्य शामिल होते हैं। इस ऊंचे प्रशासनिक पदक्रम में सबसे ऊपर 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास, जो इस ट्रस्ट के सर्वोच्च धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख हैं। पूर्व महासचिव चंपत राय, जो इस ट्रस्ट के रोजमर्रा के सभी ऑपरेशंस, निर्माण कार्यों और वित्तीय फैसलों के मुख्य कर्ता धर्ता थे।
गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनके कंधों पर पूरे देश विदेश से आने वाले रुपयों के दान का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी है। इनके ठीक नीचे निर्माण समिति यानी कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन, मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जो आगे चलकर अलग अलग विभागों जैसे सिक्योरिटी विभाग, वॉल्ट विभाग और कैश काउंटिंग टीम को मैनेज करते हैं। यह ट्रस्ट मुख्य रूप से जन आस्था और दान पर काम करता है। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किया गया नगद कैश, चेक, सोना चांदी और डिजिटल डोनेशन सीधे ट्रस्ट के कॉरपोरेट खातों में जमा होता है। मंदिर परिसर में रखे दर्जनों दान पेटियों से हर हफ्ते करोड़ों रुपए का कैश कलेक्ट किया जाता है। नियम के मुताबिक इस भारी भरकम कैश को पूरी सुरक्षा के बीच पीएफसी बिल्डिंग के काउंटिंग हॉल में लाया जाता है, जहां अधिकृत कर्मचारियों की एक टीम सुपरवाइजर की देखरेख में से गिनती है और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेस्ट में जमा कराया जाता है। लेकिन जो व्यवस्था कागजों पर इतनी परफेक्ट और पक्की दिख रही थी, धरातल पर उसकी कड़ियाँ कितनी लचर थीं, इसका अंदाज़ा आप चोरों की चालाकी देखकर लगा सकते हैं। आखिर इतने सिक्योर इलाके के अंदर इतना बड़ा घोटाला लगातार कैसे चलता रहा? हम और आप जैसी सामान्य जनता अपनी जॉब में दिन रात मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपनी आय का अर्जन करते हैं, लेकिन इस गबन में शामिल आरोपियों का टाइमिंग और काम करने का तरीका किसी सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह सेट था। एसआईटी की जांच के अनुसार 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच यानी महज 40 दिनों के इस शॉर्ट स्पैम में आरोपियों ने कम से कम 70 बार चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। 70 बार। यह कोई घटना रैंडम नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा सिंडिकेट था। इन आरोपियों ने अपनी पूरी एक्टिविटी को इवनिंग शिफ्ट के दौरान केंद्रित रखा। इसके पीछे एक गहरा प्रशासनिक कारण भी था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि शाम के समय मंदिर का सुपरविजन और ऑडिटिंग दोनों ही प्रक्रिया सबसे कम सक्रिय रहती हैं, जिससे उनका कार्य बिना किसी तत्कालिक डिटेक्शन के चलता रहा। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने एक व्यवस्थित मॉडस ऑपरेंडाई तैयार कर रखी थी, जो किसी फिल्म के सीन की तरह काम करती थी। इस खेल की शुरुआत होती थी टेबल पर कैश गिनने के दौरान। आरोपियों को अच्छी तरह मालूम था कि काउंटिंग हॉल के अंदर कौन से कैमरे किस एंगल पर सेट हैं। उन्होंने हॉल के अंदर उन लिमिटेड जोन्स या ब्लाइंड स्पॉट को खोज निकाला जहां कैमरे सीधे फोकस नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही काउंटिंग रूम स्टाफ और मुख्य मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला कैश संभालता था, तो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उसके साथ ही अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे तुरंत कैमरे के लेंस के सामने आकर खड़े हो जाते थे। कैमरे को लगता था कि स्टाफ सामान्य रूप से बात कर रहा है, लेकिन उस ह्यूमन शील्ड के पीछे नोटों की गड्डियों को बड़ी आसानी से गायब किया जा रहा था। जांच में पता चला है कि शुरुआत में इन्होंने यह काम बहुत छोटे स्केल से किया था। आरोपियों ने पूछताछ में माना कि वे शुरू में सिर्फ 1 या 2 500 के नोट चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लेते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी जांच में ढिलाई है और किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो उनका हौसला बढ़ गया और वे सीधे सीधे पूरे कैश बंडल ही गायब करने लगे। कैश गायब करने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि भारी भरकम रकम को कमरे से कैसे बाहर ले जाया जाए। इसके लिए चोरों ने अपनी यूनिफॉर्म, मोजों, जूतों के अंदर हिडन लेयर्स सिलवा ली थी। ये जेबें बाहर से बिल्कुल फ्लैट दिखती थी, ताकि नोटों के जो मोटे बंडल है रखने के बावजूद भी एकदम नॉर्मल रूप से चल सकें और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी कोई शक न करे। लेकिन यूनिफॉर्म में कैश भरकर पूरे 7-8 घंटे बैठना बेहद रिस्की था। इस चुनौती से बचने के लिए इन आरोपियों ने मंदिर के ही कैश काउंटिंग रूम से जुड़े वॉशरूम को अपना टेम्परेरी अड्डा बना लिया था। काउंटिंग के दौरान ये आरोपी बार बार वॉशरूम ब्रेक लेते थे और वहां जाकर अपने कपड़ों से कैश निकालकर उसे फ्लश टैंक्स के पीछे या एग्जॉस्ट फैन के बैंड्स में छिपा देते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब 4 जून 2026 को जांच के दौरान इसी वॉशरूम से सीधे 2.25 लाख का लावारिस कैश बरामद किया गया।
जैसे ही रात के 9 बजते थे, इस कहानी का आखिरी पड़ाव शुरू होता था, यानी परिसर से बाहर निकलना। चूंकि एग्जिट गेट पर कर्मचारियों की सही से बॉडी सर्च नहीं हो रही थी, इसलिए इनका काम बेहद आसान हो गया। मैनेजमेंट ने इन्हें अपने पर्सनल बैकपैक्स और बैग सीधे लॉकर रूम तक लाने की खुली छूट दे रखी थी। वॉशरूम में छुपाया हुआ कैश आखिरी वक्त में इन बैग्स के अंदर डाल दिया जाता था और आरोपी बड़े आराम से लाखों रुपयों का कैश अपने कंधों पर टांगकर बाहर निकल जाते थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब सीसीटीवी की निगरानी इतनी ढीली थी और किसी को शक नहीं हुआ, तो यह घोटाला पहली बार पकड़ा कैसे गया। इस पूरे खेल के बेनकाब होने की शुरुआत किसी सायरन या अलार्म से नहीं हुई, बल्कि पैसों के अंदरूनी हिसाब किताब और स्टेट बैंक के साथ मिलान के दौरान पकड़ी गई गड़बड़ियों से हुई है। हिसाब एकदम सीधा था। अयोध्या में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ पिछले महीनों के मुकाबले 25% बढ़ चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि मंदिर के खजाने से दान भी ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बैंक खाते में जमा होने वाला कैश बढ़ने के बजाय रहस्यमयी तरीके से 15% नीचे गिर गया। यह आंकड़ों का एक ऐसा झोल था जिसे कोई भी समझदार इंसान आसानी से पकड़ लेता। और जब मंदिर की मुख्य तिजोरी के रोजमर्रा के रजिस्टर और बैंक में जमा हुई रसीदों का आपस में मिलान किया गया, तो टोटल मैच ही नहीं हुआ। इसके बाद ट्रस्ट के अधिकारियों की आंखें खुली और उन्हें समझ आ गया कि बाहर से सब ठीक दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी सेंध मार रहा है। फिर क्या था? मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 जून 2026 को सरकार को पत्र लिखकर विशेष जांच की मांग की गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना देर किए 13 जून को सीधी SIT बैठा दी, जिसने इस पूरे राज का पर्दाफाश किया। SIT ने अपनी शुरुआती जांच में ऐसे गंभीर प्रशासनिक और सिक्योरिटी कमियों को सामने रखा, जिसने इस बड़े गबन को मुमकिन बनाया। ये कमियां इतनी हैरान करने वाली थीं कि एक आदमी भी समझ जाए कि सुरक्षा का मजाक कैसे उड़ाया गया। पैसों के हिसाब किताब का मूल नियम यह था कि हर दान पेटी का कलेक्शन अलग रखा जाए, लेकिन व्यवहारिक रूप से नोट गिनने से पहले ही कई अलग अलग पेटियों का कैश एक साथ मिक्स कर दिया जाता था, जिससे बाद में यह ट्रैक करना मुश्किल हो गया कि किस बॉक्स से कितना पैसा गायब हुआ। फरवरी 2025 में ही सुरक्षा के बहुत कड़े नियम यानी SOP बनाए गए थे, लेकिन हकीकत यह थी कि नोट गिनने वाले कमरे में आने और बाहर जाने वाले कर्मचारियों की गेट पर कोई कड़क शारीरिक तलाश नहीं ली जा रही थी। ट्रस्ट का लिखित नियम यह था कि नोट गिनने वाला स्टाफ बिना जेब वाले कपड़े पहनेगा ताकि कुछ छिपा ना सके, लेकिन इस नियम को कभी सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिसका पूरा फायदा उठाकर चोरों ने कस्टमाइज यूनिफॉर्म सिलवा रखी थी। जिस CCTV कंट्रोल रूम पर लाइव निगरानी का जिम्मा था, वह अक्सर खाली छोड़ दिया जाता था। नियमों के अनुसार फुटेज को 180 दिनों तक सुरक्षित रखना था, लेकिन उसे केवल 45 दिनों में ही डिलीट कर दिया गया। बिना किसी लिखित आदेश या विधिक अधिकार के रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव, जो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर थे, के पास दान पेटियों की चाबियों का पूरा नियंत्रण था। हांडी नंबर 12 वह बॉक्स था जहां श्रद्धालु सोने चांदी के आभूषण और कीमती वस्तुएं दान करते थे। SIT के अनुसार इन बहुमूल्य वस्तुओं के वजन और रिकॉर्ड को शुरुआती स्टेज पर सही ढंग से डॉक्यूमेंट या ट्रैक करने का कोई बड़ा ऑडिट फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था, जिससे चोरी का जोखिम और बढ़ गया। नोटों की लाइव काउंटिंग की सघन निगरानी की जिम्मेदारी कैश काउंटिंग इंचार्ज और रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की थी। एक पूर्व बैंक कर्मी होने के बावजूद वे सुरक्षा नियमों को बनाए रखने और गंभीर लापरवाहियों को रोकने में पूरी तरह विफल रहे। जब यूपी सरकार की SIT ने तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को खंगालना शुरू किया, तो इस क्रिमिनल सिंडिकेट के सारे डिजिटल राज बाहर आ गए। SIT ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच के CCTV फुटेज का गहन विश्लेषण किया, जिसमें चोरी की लगभग 70 लाइव घटनाएं फॉरेंसिक रूप से रिकॉर्ड पाई गई। यह इस बात का तकनीकी सबूत था कि सुरक्षा पहरे के अंदर ही चोरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव था। आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से अपने मोबाइल फोन्स को पूरी तरह रीसेट कर दिया था ताकि कोई सबूत न मिले, लेकिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL के एक्सपर्ट ने एडवांस डेटा कार्विंग टूल का इस्तेमाल करके फोन्स के डीप इंटरनल स्टोरेज को बाईपास किया और डिलीट की गई मीडिया फाइल्स, तस्वीरें और सीक्रेट व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर कर लिया। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया कि अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव लगातार कैश काउंटिंग रूम और वॉशरूम एरिया के भीतर से नोटों के बंडलों के हेरफेर में कैसे शामिल थे, और इन पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, मोबाइल रिकवरी और वित्तीय विसंगतियों के सामने आते ही
आरोपियों का सारा बचाव ढह गया और उन्होंने एसआईटी अधिकारियों के सामने आधिकारिक तौर पर अपना अपराध पूरी तरह कन्फेस कर लिया। अविनाश शुक्ला ने लिखित में माना कि कैसे प्रशासनिक कमियों का फायदा उठाकर उसने 25 से अधिक बार कैश गायब किया था। अब बात करते हैं उस ठोस हकीकत की जो एसआईटी की छापेमारी और मनी ट्रेल की कड़ियों को जोड़ने के बाद सामने आई। यह कहानी किसी बाहरी नेटवर्क की नहीं है, बल्कि मंदिर के अंदर कैश काउंटिंग के काम में लगे उन 8 लोगों की है, जिन्हें हर महीने कटौती के बाद महज 15,000 के आसपास सैलरी मिलती थी। लेकिन अब जांच एजेंसियों ने इनके घरों और बैंक खातों की कड़ियां खंगा ली तो यह साफ हो गया कि इन चंद रुपयों की आड़ में एक पूरा सुनियोजित इंटरनल सिंडिकेट कैसे काम कर रहा था। इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत होती है इसके मुख्य मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला से, जो काउंटिंग रूम में बैठकर इस पूरे गबन को लीड कर रहा था। जब पुलिस की टीमों ने इसके घर पर रेड मारी तो वहां से 20.39 लाख का हार्ड कैश, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने चांदी की कई कीमती आभूषण बरामद किए। इतना ही नहीं, अविनाश शुक्ला ने एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करते हुए अपने ही आवास पर राम राज्य कोष लिखा हुआ एक फर्जी दान पत्र एक्टिवेट कर रखा था, जिस पर डिजिटल क्यूआर कोड छपा हुआ था। अविनाश अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे रहा था। सीसीटीवी फुटेज और रिकवरी रिकॉर्ड्स के गहरे मिलान के बाद सिंडिकेट के अन्य किरदारों की भूमिकाएं भी बिल्कुल स्पष्ट हो गईं। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे को सीधे तौर पर अविनाश शुक्ला की मदद करने, कैमरों के सामने आकर नोटों को छिपाने और कैश को सुरक्षित हॉल से हटाने का दोषी पाया गया। वहीं मनीष कुमार यादव को सीसीटीवी फुटेज में कई बार काउंटिंग रूम के भीतर अविनाश शुक्ला के साथ वित्तीय हेरफेर के लाइव समन्वय और सीधे कैश गायब करने की गतिविधियों में लिप्त देखा गया। जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, इस सिंडिकेट के लॉजिस्टिक्स की कड़ियां खुलती चली गईं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा सौंपे गए एक पृथक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रमाशंकर मिश्रा को कैश बंडल्स को हैंडल करते और विशेष तरीकों से कंसील करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उसके दिए गए सुराखों पर पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन इस पूरे सिंडिकेट को तिजोरी तक पहुंचाने का रास्ता दिया था रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव ने। टिन्नू यादव, जो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर थे, उन्होंने किसी भी आधिकारिक आदेश के बिना मुख्य तिजोरी की चाबी का नियंत्रण अपने पास रखा और इन चोरों को उस तिजोरी का एक्सेस दे दिया। इस पूरी कहानी का सबसे गंभीर प्रशासनिक पहलू रुकता है कैश काउंटिंग इंचार्ज सुभाष चंद्र श्रीवास्तव पर, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे। एक अनुभवी बैंक कर्मी होने के बावजूद उन पर गंभीर लापरवाही और सिक्योरिटी मानदंडों के घोर उल्लंघन का दोषी पाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बड़े महाघोटाले के उजागर होने के बाद हमारी संस्कारी व्यवस्था में एक ऐसा प्रशासनिक भूचाल आया जिसे मंदिर मैनेजमेंट का सबसे ऐतिहासिक स्ट्रक्चरल क्लीनअप कहा जा रहा है। मतलब साफ है, नीचे के चंद कर्मचारियों ने मिलकर तिजोरी साफ कर दी और ऊपर के बड़े साहब लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस पूरे 3 करोड़ के वीआईपी गबन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आखिर महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। वाह क्या टाइमिंग है! जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तब साहब में कहीं नैतिकता जागी। चंपत राय साहब कोई मामूली प्रोफेसर नहीं थे, वे पहले एक धाकड़ केमिस्ट्री लेक्चरर थे। अब समझ आया कि मंदिर के खजाने का रिकॉन्सिलेशन और केमिकल इक्वेशन पिछले 4 सालों से इतना सटीक कैसे बैठ रहा था। आपातकाल के दौरान आरएसएस से जुड़े होने के कारण इन्होंने पूरे 18 महीने जेल में बिताए थे, जिसके बाद नौकरी छोड़ दी और 1980 में बीएचपी की कमान संभाली और अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े रिकॉर्ड कीपर बन गए। फाइलों और इतिहास का इतना तगड़ा हिसाब रखने वाले हमारे महाप्रबंधक साहब के नाक के नीचे उन्हीं के लड़के मोजों और जूतों में नोट ठूंस कर ले जाते रहे और प्रोफेसर साहब अपनी ही केमिस्ट्री लैब में मस्त रहे। इस पूरे आंतरिक कार्टेल, सरकारी जांच और ट्रस्ट के बड़े बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद एक सच्चे नागरिक के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इस लचर व्यवस्था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अद्भुत निर्णय क्षमता के सामने कुछ तीखे सवाल रखें। जब इस पूरे परिसर को देश का सबसे हाईली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो हमारी महान इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्थानीय पुलिस इतने महीनों से चल रहे इस समानांतर कैश डिस्काउंट ऑफर से कैसे बेखबर रही?
क्या हमारी हाईटेक सिक्योरिटी केवल बाहर धूप में खड़े मासूम श्रद्धालुओं की बेल्ट उतरवाने तक ही सीमित है? देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की गाढ़ी कमाई से जुड़े इस मुख्य तिजोरी की चाबियों का कंट्रोल किसी प्रोफेशनल फाइनेंसर के बजाय ट्रस्ट के महासचिव के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव के पास कैसे घूम रहा था? ट्रस्ट के किस परम ज्ञानी और वरिष्ठ पदाधिकारी ने बिना किसी लिखित आदेश के आस्था की तिजोरी की चाबी एक ड्राइवर को सौंप दी? श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए सोने चांदी के मुकुट और हीरों से भरी इस हंडी नंबर 12 के लिए कोई प्रॉपर डिजिटल वेट ट्रैकिंग स्केल या स्वतंत्र एवेल्युएशन टीम तैनात क्यों नहीं की गई? क्या ट्रस्ट के महान रखवालों को सचमुच यह अंदाजा नहीं था कि इन कीमती धातुओं की लूज पैकिंग करना चोरी को सीधे सीधे निमंत्रण देना है? भारी पब्लिक प्रेशर के बाद नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन क्या केवल वीआईपी कुर्सियां बदल लेने से इस पूरे सिंडिकेट का असली प्रशासनिक न्याय पूरा हो जाता है? क्या मूक सहमति देकर तमाशा देखने वाले ट्रस्ट के बाकी बड़े चेहरों की कोई स्वतंत्र जांच होगी? इस सारे प्रशासनिक तमाशे और मीडिया के शोर से दूर एक पल के लिए उस बेनाम गरीब भक्त के बारे में सोचिए। उस बूढ़ी माँ के बारे में सोचिए जो फटे हुए आंचल में अपने आखिरी 100 का नोट मंदिर की उस दान पेटी में डालती है। उस किसान के बारे में सोचिए जो अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा प्रभु श्री राम के चरणों में यह सोचकर अर्पण करता है कि इसे प्रभु के धाम में एक ईंट लगेगी या फिर किसी भूखे को प्रसाद मिलेगा। उस भक्त की आस्था कितनी निश्चल और कितनी पवित्र होती है। लेकिन अफसोस कि उसी पावन आस्था के वैसे पर अंदर बैठे कुछ मक्कार और लालची इंसान अपनी जेबें गर्म कर रहे थे। वे नोट जो किसी भक्त के त्याग और आंसुओं से सिंचित थे, उन्हें मोजों और वॉशरूम के फ्लश टैंकों में छिपाया जा रहा था। सिस्टम ने नया सीईओ तो रख लिया, कड़े नियम भी बना दिए और सुप्रीम कोर्ट ने हंटर भी चला दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खोखला सिस्टम उस गरीब भक्त के टूटे हुए दिल को जोड़ पाएगा? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं का वह निश्चल भरोसा कभी लौट पाएगा जिसे अविनाश शुक्ला और उसके पूरे सिंडिकेट ने चंद रुपयों की लालच में बेच डाला? केवल चंद कुर्सियां बदल लेने से या नया अधिकारी बैठा देने से संस्थागत ईमानदारी पैदा नहीं होती। जब तक आस्था के इस केंद्र को मूक लापरवाही से ऊपर नहीं उठाया जाएगा, तब तक हर एक सिक्के की चोरी करोड़ों भक्तों के विश्वास पर एक करारा तमाचा ही रहेगी।